नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पर बनाई गई है और इसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आप डिप्लोमा के दौरान और उनसे बाद में, डिप्लोमा के ठीक बाद में और उसके दौरान क्या क्या ऐसा करें कि आपका करियर जो है थोड़ा सिक्योर हो सके। वैसे सिक्योरिटी जैसी बात आज के समय में शोभा नहीं देती, अपडेटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं हर मुद्दे पर बात करूंगा जो संभव है, और यकीन मानिए इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपके मतलब की चीज आपको इसी वीडियो में निश्चित तौर पे मिल जाएगी। क्या टॉपिक को आज वीडियो में कवर करने वाले हैं, एक झलक उसकी देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है कि इन दिस वीडियो विल डिस्कस, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑप्शंस आफ्टर डिप्लोमा। कुछ लोग सोचे होंगे कि ऑप्शंस आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर डिप्लोमा के बाद ऑप्शन आप बता रहे हैं डिप्लोमा करते करते। अभी थोड़ा चिंता मत करिए, समझिए। जब आप समझ जाएंगे तो आप पा जाएंगे कि चीजें कैसे हैं, कैसे काम कर रही चीजें। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले कि डिप्लोमा के बाद क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। व्हाट ऑप्शन इज सुटेबल फॉर यू, तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है। व्हाट स्किल्स आर यूजफुल, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। व्हाट सॉफ्टवेयर आर यूजफुल टू लर्न। ये सवाल न जाने कितनी बार मुझे मिला कि सर मैं डिप्लोमा कर रहा हूं, मैं क्या सीखूं, ऑटोकैड सीख लूं या ये कर लूं, ऐसे कर लूं। रुकिए, बात होगी। कौन कौन से सॉफ्टवेयर जरूरी है सीखना। आर कोचिंग क्लासेस नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन, क्या कोचिंग क्लासेस की जरूरत है किसी भी तरह के प्रिपरेशन के लिए, उन पर भी बात होगी। और वाई डिप्लोमा स्टडी फॉर 3 years इज मोर इंपॉर्टेंट, ये 3 साल जो डिप्लोमा के दौरान पढ़ाई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, जेई के किसी भी प्रिपरेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इन सारे मुद्दों पे बात होने वाली है। कुछ अलग बातें भी मैं कर सकता हूं, लेकिन यदि आपका सवाल इनमें से कुछ है, इनमें से कोई सवाल है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए अच्छी चीजें थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, लेकिन एकदम एकदम परफेक्ट गाइडेंस आपको मिल जाएगी। आज आपको सच्चाई से एकदम रूबरू हो जाएंगे एकदम। और अगर अगर आपके सवाल का जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में डालिए। सबसे पहले ऑप्शन आफ्टर डिप्लोमा। तो मैं अगर पूछूं कि डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या एक डिप्लोमा कंप्लीट करने वाला इंसान कर सकता है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिकल साइंस, नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी फील्ड में यदि डिप्लोमा के बाद कोई निकलता है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। कह रहा है डिप्लोमा के बाद आप 3 मुख्य सेक्टर, 3 जगहों पे आप जा सकते हैं। अब देखिए कई लोगों को कुछ के बारे में पता है, कुछ के बारे में नहीं पता है। डिप्लोमा के बाद सबसे जनरली लोग चाहते हैं, जो अपने मन में वो चाहते हैं कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है ना। कोई ये चाहता तो नहीं है, लेकिन इसके भी अपने फायदे हैं। प्राइवेट जॉब करे या कोई स्टार्टअप शुरू करे, या फिर वो डिप्लोमा के बाद बीटेक, एएमआई और आईआईटी। एक अजीब सी चीज आपको यहां पर दिखी होगी, अभी बात करेंगे, चिंता मत करिए, थोड़ा सा बने रहिए। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में हमने 2 सेक्शन बांट दिए हैं। एक हो गया जेई आप बन सकते हैं, और एक टीचिंग में कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एक अलग कोर्स CITS करना पड़ेगा, ठीक है ना। टीचर ट्रेनिंग का एक अलग से कोर्स करना पड़ेगा। एक एक के बारे में हम जरा सा बात करते हैं। डिप्लोमा के बाद यदि आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी सरकारी संस्था में जुड़ने का सोच रहे हैं, सुनते जाओ और कुछ चीजें तुमको ऐसी पता चलेंगी, और सत्य है, तुम आज मानोगे, हो सकता है तुम्हें तुम्हारे मन में भ्रम भरा गया हो, लेकिन तुम मानोगे बहुत जल्दी उन चीजों को। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब सबका सपना है कि मैं डिप्लोमा करूं और मैं जेई बन जाऊं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लोग जेई के लिए परेशान है, डिप्लोमा के लिए जरूरी भी है। कैसे बनते हैं, सीधा सा, कोई भी सरकारी संस्थान में कोई रिक्त आएगा, वैकेंट कोई जगह आएगी, उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे आप, और आप फॉर्म भरेंगे। उसके लिए आप जो उसका सिलेबस होगा उसको पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, और आप जेई का एग्जाम देंगे। उसके लिए आप किसी कोचिंग संस्थान की मदद ले सकते हैं, या फिर नहीं भी ले सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। वी विल टॉक लेटर अबाउट इट, थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके बाद। गवर्नमेंट जॉब एक चीज हुआ, लेकिन चलिए ये तो सर हम अच्छे से जानते हैं, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है कि ये क्या होता है। लेकिन जब बात करते हैं टीचिंग की, तो जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं, आईटीआई कॉलेज हैं, पहले तो डिप्लोमा भी हो जाता था, लेकिन आईटीआई कॉलेज में डिप्लोमा वालों को पढ़ाने का मौका मिल जाता है गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में। उसके लिए आपको, अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं किसी भी फील्ड से, तो उस फील्ड की वैकेंसी अगर आईटीआई के कॉलेज में आती है तो आप उसके लिए केवल डिप्लोमा से काम नहीं होगा। पहले केवल डिप्लोमा से काम हो जाता था और कुछ एक्सपीरियंस लगता था, लेकिन अब CITS एक कोर्स है
जो 1 साल का होता है। इंडिया में कुछ 4 ही जगहों पर ये कॉलेज में ये कोर्स कराया जाता है। जैसे टीचर के लिए आपको बीएड करना जरूरी है, बीटीसी करना जरूरी है, इसी तरीके से आईटीआई टीचर के लिए सीआईटीएस का कोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले इसका नाम सीटीआई हुआ करता था, पहले इसका नाम सीटीआई हुआ करता था। तो एक चीज जान लें, सीटीआई या सीआईटीएस एक ही है दोनों। ये कोर्स यदि आप कर लेते हैं तो इस कोर्स के बाद जब वैकेंसी आएगी तो आपको पहले लिया जाएगा, और पहले क्या आप ही को लिया ही जाएगा। अब तो वो नियम ही खत्म है कि बिना सीआईटीएस के एंट्री नहीं होगी किसी आईटीआई कॉलेज में टीचर के पद पर, ठीक है ना। पहले हो जाता था लेकिन अब इस कोर्स को कंपलसरी करता जा रहा है। तो आपने ये समझा कि सर गवर्नमेंट में 2 सेक्टर में हम लोग जमा सकते हैं। देखो अगर कोई ये जानना चाहता हो कि सर जेई के बारे में डिटेल बताइए, वो बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ जेई के बारे में डिटेल बताऊं। मैं बस इतना बता रहा हूं कि तुम्हारे पास ये दोनों ऑप्शन है, कर सकते हो तुम। दूसरा काम, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब कभी भी अकेले मैं नहीं कहूंगा कि तुम प्राइवेट जॉब के भरोसे जिंदगी भर रहो। कुछ जॉब्स हैं जिनमें प्राइवेट जॉब, जैसे प्राइवेट जॉब में यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं और आईटी से हैं या फिर ऐसी किसी डिपार्टमेंट से हैं, तब तक प्राइवेट जॉब बर्दाश्त तक है। लेकिन प्राइवेट जॉब का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए आपका कि मैं बाद में स्टार्टअप करूंगा। अगर आप केवल किसी सिविल मैकेनिकल से या किसी ऐसे ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ कम है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सिविल और मैकेनिकल से आप बहुत ऊंचा नहीं उठ सकते हैं, बहुत लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते हैं। लेकिन यदि आप प्राइवेट जॉब करें, मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और आप तैयारी में नहीं पढ़ सकते हैं, बिना तैयारी किए देते रहे एग्जाम निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके पास समय और पैसा नहीं है थोड़ा, आप तुरंत जॉब करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद, तो हमेशा उद्देश्य ये बनाए रखिएगा कि मैं जॉब केवल कुछ सालों तक करूंगा काम सीखने के लिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्टअप करूंगा। स्टार्टअप का मतलब मैं छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, जो फील्ड का मैंने काम सीखा है उसी फील्ड का काम मैं खुद ही लेना शुरू करूंगा, एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करा लूंगा, खुद का फर्म बना लूंगा और मैं काम करूंगा। ये इसका सही अप्रोच है। और प्राइवेट जॉब वाले कंपनी हमको पैसा देगी, काम करेंगे, दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म आइडिया। प्लस कंपनी आपको इधर उधर फेंकती रहती, कभी इधर बेचती कभी उधर बेचती है। वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है ना वो बहुत खराब होता है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में एक वर्ड यूज होता है वर्क लाइफ बैलेंस, वो बहुत खराब है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मैं इसके नुकसान भी बताऊंगा गवर्नमेंट वाले के, अभी चिंता मत करिए। प्राइवेट सेक्टर में मैंने बताया कि नुकसान है कि पैसा कम है, मेहनत ज्यादा है, शुरुआती की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे भी इसको एज ए स्टार्टअप आप शुरू करेंगे अपने अनुभवों के बाद, तो आप इससे बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें मेहनत हमेशा मांगती है। इसमें रिवार्डिंग प्रोसेस है, रिवार्डिंग का मतलब जितना अच्छा आप काम करेंगे ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। जबकि गवर्नमेंट जॉब का एक डिमेरिट है, इसमें कोई नो रिवार्डिंग प्रोसेस है। आपको बिल्कुल एक नया जेई जाए बहुत अनुभव के साथ और एक नया जेई का एंट्री हो जो कुछ ना जानता हो, दोनों की सैलरी सेम रहेगी। इवन कुछ समय बाद प्रमोशन भी लगभग सबका रैंक के अनुसार ही होगा, उसके डिपार्टमेंट में उसने क्या काम किया उसको बहुत कम ध्यान में रखा जाता है। सरकारी विभागों में लगभग सबका प्रमोशन उनकी सीनियरिटी बेसिस पर होता है कि उन्होंने कब ज्वाइन किया था। इस बेसिस पर नहीं होता है कि इन्होंने अच्छा काम किया इसलिए इनको प्रमोट कर दो। तो गवर्नमेंट जॉब में एक डिमेरिट है नो रिवॉर्डिंग प्रोसेस, यानी कोई बहुत अच्छा काम करके भी बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं कर सकता है, सबके साथ ही रहना पड़ेगा। इसीलिए वहां के लोग लोन निपुण, हाँ चल रहा है ना काम, चलने दो। प्राइवेट सेक्टर में ये फायदा है कि रिवार्डिंग प्रोसेस है, तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं और कल को अपना स्टार्टअप चालू करके अच्छा पैसा भी अर्न कर सकते हैं। बट इनिशियल बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत कम पैसा में मजदूरों वाली जिंदगी आप बिता सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड से आप काम करना शुरू करें। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आगे अपनी पढ़ाई को और कंटिन्यू करना चाहते हैं आप, उस ऑप्शन में आप 3 डिग्री कर सकते हैं, जिसमें से कि अब एएमआई की डिग्री लगभग एडमिशन बंद कर चुका है इस समय, चूंकि इसके वैलिडेशन पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। एक संस्था थी जो डिस्टेंस कह सकते हैं या ऐसे रेगुलर प्रोजेक्ट वर्क के साथ में एक तरीके से एक मेंबरशिप देता था इंजीनियर्स का, जिसमें कुछ पेपर पास करने के बाद आप बीटेक के इक्विवेलेंट हो सकते थे। लेकिन ये डिग्री आप काम करते करते भी कर सकते हैं। बीटेक की डिग्री आपको रेगुलर ही करनी पड़ेगी। रेगुलर का मतलब आपको रेगुलर बीटेक करना पड़ेगा, उसके साथ में आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये लीगल प्रोसेस बता रहा हूँ, ये नहीं कि सर मैं तो नाम लिखा लिया हूँ, चल रहा है मेरा, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, लेकिन आप दोनों काम को एक साथ दिखा नहीं सकते। एएमआई में आप इस चीज को भली भांति अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो अभी एएमआई में एडमिशन क्लोज है ड्यू टू वैलिडेशन इशू, हो सकता है आगे रिजॉल्व हो जाए, हो सकता है ना हो। लेकिन एक चीज ये आती है आईआईटी, ये क्या है?
कुछ बच्चे जो 10th करके डायरेक्ट डिप्लोमा करते हैं। अब किसी को आईआईटी में यदि एडमिशन लेना हो तो इस समय मौका ये मिलता है आईआईटी से बीटेक करने का। बीटेक ही ये भी है यार दोस्त, मुझे लिखना नहीं चाहिए था। बीटेक यूपीटी से तो लेटरल एंट्री मिलती है, लेकिन जब आईआईटी की बात आती है तो लेटरल एंट्री नहीं देता। ये कहता क्या है कि यदि आप हाई स्कूल के बाद इंटर किए ही नहीं है तो मैं कैसे आईआईटी में कैसे मौका मिलता है? एक इंटर के एग्जाम देने के समय मिलता है, एक इंटर के एग्जाम देने के 1 साल बाद, 2 बार मौके आईआईटी देता है आपको। इसी तरह ये डिप्लोमा के समय भी देता है, एक डिप्लोमा के फाइनल ईयर में और एक डिप्लोमा पास करने के बाद। लेकिन उन्हीं बच्चों को जिन्होंने इंटर नहीं किया है, आफ्टर 10th इनका डिप्लोमा होना चाहिए बिना किसी गैप के। 10th के तुरंत बाद ये डिप्लोमा करें बिना किसी गैप के, और साथ में डिप्लोमा के फाइनल ईयर में उनके नंबर कम से कम 75% हो। इस समय का क्राइटेरिया है। तो वो आईआईटी के फॉर्म भर के वहां से भी बीटेक कर सकते हैं, लेकिन वो शुरू से फर्स्ट ईयर से पूरा अपना करेंगे काम। उनका डिप्लोमा एज ए इंटर काम करेगा वहां पे, इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है। ये सारे ऑप्शंस, वेदर वी हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी, आप प्राइवेट सेक्टर और स्टेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में ये सब कहेंगे सर इतना सारा आप ऑप्शन बता दिए, मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं ये बताइए आप। तो मैं कहूंगा कि तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है। क्या ये बातें समझ में आई? ये बातें समझ में आई? तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है? तो तुम्हारे लिए सूटेबल, व्हाट इज सूटेबल फॉर यू? सर मैं क्या करूं मुझे बताइए। आपने सबका तो बता दिया, इतना 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 काम है। सूटेबिलिटी डिपेंड करती है आपके लिए सूटेबल क्या है, वो डिपेंड करता है इन 3 चीजों पर। किन 3 चीजों पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है, पहला आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है इस टाइम, आप किस स्थिति में बने हुए हैं, आपके घर की आर्थिक स्थिति क्या है और आगे क्या लगभग होने वाली है। दूसरा, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, डिप्लोमा आपका किस फील्ड में चल रहा है, वेदर यू आर कंप्लीटिंग और डिप्लोमा विथ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। मुख्य रूप से यदि मैं ब्रांचेज को बांट लूं यहाँ पे, तो मैं कहूंगा इन कुछ ब्रांच जैसे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, दे कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। इनको जाना चाहिए जॉब के लिए। पहली बात, मैं एक ही चीज पे मुद्दे पर नहीं बात करूंगा, अगर आपका फील्ड इनमें है तो ये जॉब के लिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि किसी का फील्ड सीएस है, आईटी है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं कहूंगा इनको तुरंत फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहिए। इनको फर्दर स्टडी के लिए ही जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला, एक डिपेंड करता है कि यदि आप इनमें से 2 ब्रांच में किसी में है तो आप कोशिश करिए कि इसके अकॉर्डिंग काम करिए। ये वाले भी कर ले, बीटेक तो बहुत अच्छा है, देखो करने में अच्छा नहीं है, इनके लिए मैं कंपलसरी कह रहा हूं, इनके लिए कंपलसरी नहीं है, ये नहीं भी करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये इसके बिना फर्दर स्टडी मतलब बीटेक, आईआईटी, जो भी मैंने ऑप्शन पीछे बताए, यानी इन ऑप्शंस में से इनको ये वाला ऑप्शन चुनना चाहिए, उनको इस ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए, उनको इस ऑप्शन पे अभी नहीं जाना चाहिए। ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है यार, ये मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए उनको फर्दर स्टडी के बारे में। लेकिन क्या सर हर बार ये बात लागू होगी? नहीं, ये केवल इसी फैक्टर पे चुनाव नहीं कर सकते, देखना पड़ेगा कि आपकी डिप्लोमा कंप्लीट होते समय एज क्या है। इफ यू आर 24 और अबव, यदि आप 24 साल या उससे अधिक के हो चुके हैं, यदि आप 24 साल या उससे अधिक की उम्र के हो चुके हैं, तो फिर आप किसी भी ब्रांच से रहें, यू शुड गो फॉर जॉब। यानी अब आप 27-28 की एज में यदि बीटेक कंप्लीट करते हैं तो फिर पढ़ाई से आपका मन इतना वो हो चुका होता है ना कि फिर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करना लगेंगे। 25 के बाद एक फ्रस्ट्रेशन मन में आने लगती है। यदि बच्चा जागरूक है, अपने परिवार का ध्यान रखता है, निकम्मा है तब की बात दूसरी हो गई, बट यदि जागरूक है तो 25 के बाद परेशान होने लगता है। तो उस समय उसको अपनी किसी भी पढ़ाई के बारे में, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, चाहे किसी ब्रांच से हो, उसको अगर 24 और एबव है तो उसको किसी न किसी तरीके से अपने जॉब के बारे में ही सोचनी चाहिए। कोई भी फर्दर स्टडी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि अभी शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं, सामाजिक स्थितियों को लेकर चलना है, तो एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है। और इसके बाद कोई जॉब यदि आप करते हैं, अब ऐसा है कि मैं नहीं सर मैं पढ़ूंगा, तो बिल्कुल आप पढ़िए, ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, इसके बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं। अरे भाई यूपीएससी पीसीएस लोग बन रहे हैं, लेकिन तब तक की फ्रस्ट्रेशन झेलने के लिए आप तैयार हैं, तब तक का जो माइंड पर प्रेशर बनता है उसके लिए आप तैयार हैं। अगर उस प्रेशर को और फैमिली सिचुएशन को, दोस्तों को देख के जलना नहीं है, दोस्त आगे बढ़ रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, यदि इन मेंटल ट्रॉमा को आप झेल सकते हैं तो आप पढ़ाई करिए।
अदरवाइज 24 के बाद आप कोशिश करिए कुछ ना कुछ अर्निंग आप शुरू कर दें। पढ़ाई करें बट यू शुड स्टार्ट अर्निंग, यानी आपको कुछ ना कुछ पैसा कमाना शुरू कर देना चाहिए इस उम्र के बाद। इसकी कई वजह है, क्योंकि देखो पैसा कमाना अगर मूल उद्देश्य है तुम्हारे जीवन का, पहले तो ये मानो कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत ज्यादा पैसे की लालच रखना कोई बुरी बात नहीं है। पैसे को तुम जितना चाहोगे उतना ही वो तुमको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। पैसे को चाहोगे पैसा मिलेगा, पैसे की इज्जत करोगे पैसा तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, पैसे के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, बाकी फिलॉसफी जाए ताक पर। ठीक है, अच्छे समझ लो। तो अगर पैसा एक मूल उद्देश्य है तो एक चीज जान लो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास करियर के, इनके साथ में वो सब ढूंढ सकते हो। उस पर कभी और बातें हो जाएंगी कि सर इसके अलावा भी क्या क्या पैसे कमाने के तरीके हैं, उन सब चीजों पे मैं कभी और बात करूंगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां तुम पैसे अर्न कर लोगे, चाहे तुम्हारे पास डिग्री हो चाहे ना हो। लेकिन मैं तुम्हारे फील्ड की अभी बात कर रहा हूँ। यू शुड स्टार्ट अर्निंग समथिंग, कुछ ना कुछ स्टार्ट करिए। यानी ब्रांच पर रिलेटेबल है, लेकिन तब जब उम्र एक सीमा के अंदर हो और उम्र कम हो तो कोशिश तो सभी को करनी चाहिए, कर ले। CSIT वाले यदि इस उम्र तक पहुंच चुके हैं तो ये दोनों काम करें। सिविल वाले अगर इस उम्र तक पहुंचे हैं तो काम करें सीधे। लेकिन यदि CSIT वाले इस उम्र तक पहुंच चुके हैं तो वो लोग सीधा सीधा थोड़ा अर्निंग और थोड़ा पढ़ाई दोनों पर ध्यान दें, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहेंगे सर ये अब फाइनेंशियल कंडीशन तो आप समझ ही रहे हैं। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है कि मैं अभी 30 की उम्र तक पढ़ूंगा, मेरे माँ बाप पहले ही गवर्नमेंट जॉब में है दोनों लोग, तो उस केस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई करिए, ये सब मुद्दे फिर पीछे पड़ जाएंगे, हट जाएंगे दोनों। ब्रांच क्या है, ये क्या है, सब छोड़ दीजिए। यदि पैसा है घर में पहले से तो पढ़ाई करिए। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, कुछ लोगों की खराब होती है, कुछ लोग खराब बना लेते हैं। अपनी लग्जरी पर, अपने घूमने पर, अपने खाने पर, किसी चीज पर उनका लगाम नहीं लगता है। सारे पैसे में प्रॉब्लम आती है पढ़ाई के समय। तो एक चीज जान लो, जिसको तुम जितना दोगे ना उतना ही वो तुम्हारे लिए करेगा। इसका मतलब पढ़ाई पर पैसा खर्च करो, खर्चे का एक हिस्सा पढ़ाई पर व्यय करो, तुमको जरूरी है करना, चाहे कहीं से भी करो। मैं नहीं कह रहा हूं मुझे पैसा दो या मुझे फीस दो, तुम कोई भी पढ़ाई करते समय पैसे को मत देखना कभी। लर्निंग यदि मिल रही है और कुछ भी जीवन में वैल्यू ऐड हुई तो कोई भी पैसा नहीं देखेगा। यदि तुम्हारे पास है, एक रोटी कम खाओ लेकिन पढ़ाई करो। ये मेरा कथन नहीं है, ये मैं बड़े बड़े महान व्यक्तित्व का बात बता रहा हूं, ग्रेट पर्सनालिटी जो है उन्होंने कहा है। और ये बात समझने में ना तुमको एक अरसा लग जाएगा, एक अरसे बाद तुम समझो कि इस छोटी सी बात का मतलब क्यों लोगों ने इतनी बड़ी, कोई बहुत छोटी सी बात बड़ा बड़ा व्यक्ति बोला रहता है, इसका मतलब उसने जीवन का तुम्हें अपने जीवन भर जो सीखा उसको तुमने एक लाइन में तुमको समझा दिया। और कहा यह गया, भीमराव अंबेडकर ने कहा कि तुम अगर 2 रोटी का पैसा है, 1 रुपया 2 रुपए है तो 1 रुपए की रोटी खरीदो और 1 रुपए से पढ़ाई करो, किताब खरीदो। ये भीमराव अंबेडकर का कथन है। 1 रुपए का मतलब जब उन्होंने बोला था तो 1 रुपए में रोटी आती थी और 1 रुपए में किताब भी आती थी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल कंडीशन कुछ लोगों की खराब होती है और कुछ लोगों की खराब नहीं होती है। वो सामने वाले को बताते हैं अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, कहानी बड़ी खराब थी, कैसे कैसे तो हम जिए। वैसे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कभी भी आप पहली बात कि अगर गरीब हो तो रोना रोना बंद करो। गरीब 24 की उम्र के बाद यदि तुम हो तो तुम अपनी वजह से गरीब हो, ये जान लो। 24 की उम्र के बाद यदि तुम गरीब हो तो जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप नहीं है, गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात का, लिख के ले लो तुम हमसे। दूसरा बात, आप दूसरे को ब्लेम देना बंद करो। तो फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के भी तरीके हैं, जरूर नहीं तुम्हारी अपनी सिचुएशन अपनी लड़ाई है, लेकिन ये सब के बाद यदि फाइनेंशियल सच में खराब है तो तुम जॉब करो, और अगर ठीक है तो तुम लंबी पढ़ाई करो, एक्सपेरिमेंट करो जिंदगी के साथ, नए नए तरीके चीजें सीखो और जिंदगी में कुछ यूनिक कर दो। माँ बाप तो गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं तो हम भी जाके क्या कर लेंगे, हम उनसे कुछ आगे निकले और उसके लिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, तो प्रयोग करो। यदि पैसा है तो बर्बाद हो, पैसा हो तो प्रयोग कर करके बर्बाद हो जाओ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपने आप को मानता हूं। मैं अपना कोई भी पैसा रखता नहीं हूं, मैं अपने ऊपर खर्च, मैं इसलिए नहीं कि मेरे माँ बाप अमीर है, मेरे जितने भी काम होते हैं ना मैं अपने लर्निंग पे इतना खर्चा करता हूं, और ऐसी उल्टी सीधी लर्निंग पे कि तुम सुन लोगे तो परेशान हो जाओगे कि ये आदमी अपनी लर्निंग पे बिना मतलब की चीज जाके सीख के आता हूं अब पैसा दे करके। इतनी जगह, कई जगह पैसा बर्बाद हो जाता है और कई जगह कुछ वैल्यूबल चीज मिल जाती है। मान लो मैंने 2 कोर्स किया, एक कोर्स 7,000 का, एक 8,000 का, एक मान लो 7,000 वाला एकदम घटिया निकल गया, नहीं काम का निकला, तो मैं मान लेता हूं कि मैंने 8,000 वाले से कुछ सीखा, मैं मान लेता हूं कि मेरा वो 15,000 का कोर्स है सीधे, और वो 15,000 में उस कोर्स से जो सीखा हूं उसका काम करके निकाल लेता हूं पैसा।
तो जिंदगी में तुम ये सोचना हमेशा कि लर्निंग पर इन्वेस्ट किया गया पैसा कभी बर्बाद नहीं होता। ठीक, ये बड़ी बातें थी। अब तुमको चुनाव करने में आसान हो जाएगा कि मुझे जॉब करनी है, कि मुझे पढ़ाई करनी है, कि प्राइवेट जॉब करनी है या गवर्नमेंट जॉब, ये सब तुम समझ गए। अब कह रहे स्किल्स, सर क्या क्या स्किल्स की जरूरत होती है हम लोगों को, और ये वो स्किल्स है जो किसी भी डिप्लोमा होल्डर को, या किसी को भी, या डिप्लोमा होल्डर छोड़ दो, आनी ही चाहिए। क्यों कहोगे सर एग्जाम में जरूरी है? मैं कहूंगा नहीं, एग्जाम तो तुम जेईई की तैयारी करोगे निकल जाएगा, कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं, कुछ एग्जाम में पूछता है, बड़ा बेसिक पूछता है, हो जाएगा सर। इंग्लिश, अरे कोई जरूरत नहीं, हिंदी से भी डिप्लोमा करके हिंदी से लोग जेईई बनते हैं। सोशलाइजेशन, लोगों से मिलना जुलना और उनकी बात को समझना, ये सब सर, अरे सर जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो कमरे में बंद करके लोगों से कट के पढ़ाई करता है, बहुत घटिया बात है। आपको पढ़ाई करते समय कमरे में बंद होना है, लेकिन अपनी सोशल लाइफ को हमेशा बना के रखना है। सोशल लाइफ मतलब अगल बगल लोगों से इंटरेक्शन, कहेंगे क्यों, ये तीनों के बिना भी तुम एक गवर्नमेंट जेई बन जाओगे, इन तीनों के बिना भी तुम गवर्नमेंट जेई बन जाओगे। लेकिन मैं बताऊं, तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। पैसा कमाने का मतलब समझते हो? वो वाला पैसा जिसका हिसाब नहीं होता है। अगर तुम्हारे अंदर ये तीन चीजें नहीं है तो तुम पैसा नहीं कमा सकते हो। तुम जेई बनोगे, मिलेगा महीने का वही 40-50 हजार 60 हजार, जो भी इंक्रीमेंट वगैरह होके मिलेगा। लेकिन तुम यदि किसी फील्ड से सच में पैसा कमाना चाहते हो तो तुमको इन तीनों चीजों की नॉलेज होनी ही चाहिए। क्यों? इसके पीछे की वजह ना मैं खुलेआम नहीं बोल सकता हूं तुमको, बस एक हल्का हिंट करूंगा कि जब तुम्हारा अधिकारी देखेगा कि तुम उसका काम संभाल सकते हो। देखो तुम किसी के अंडर में रहोगे, जेई सबसे छोटी यूनिट होता है सरकारी विभाग का, उसके ऊपर एई होते हैं, उसके ऊपर एक्सीएन होते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी इंजीनियर्स के बारे में बना रखी है। तो ये सब सारी चीजों को समझने के लिए ना वो देखता है कि क्या तुमको ये काम देने लायक है। जिसके पास काम नहीं उसके पास पैसा भी नहीं। जब तुमको देखेगा कि हाँ यार ये नौकरी ले लिया है लेकिन इसको बात करने तक नहीं आता है, एक लेटर नहीं लिख सकता है, वो लेटर मतलब तमाम तरह की कार्यवाही करनी पड़ती है, पेपर वर्क करना पड़ता है, तमाम तरीके की चीजों को समझना। मान लो तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम सर्च करोगे, जो भी बड़े बड़े लोग अपनी बातें लिखे हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं, तुम हिंदी में पढ़े हो। मैं एक चीज बता दूं, भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा भाषा से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको इन चीजों पे अपने काम करना चाहिए ताकि जीवन में वास्तव में पैसा कमा सको। तुम वास्तव में पैसा, अगर तुम्हारे पास ये नॉलेज नहीं है ना, जेई तो बन जाओगे पैसा नहीं कमा पाओगे। ये नॉलेज नहीं है, जेई तो बन जाओगे पैसा नहीं। लोगों से मिलने जुलने का यदि तुम्हारे पास तरकीब नहीं है, यदि तुम लोगों से बातचीत ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तब भी तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। इसको जो हल्के में लिया वो खाली जेई बना, खाली जेई ही बना। और तुम अगर सोचते हो कि जेई जैसा व्यक्ति यदि केवल अपनी सैलरी के बेस पर, ये बड़ा खराब बात कुछ लोगों को लगे, खुलेआम ये सब आप बोल रहे हैं, कोई अतिरिक्त काम ना करके अगर सोच रहे हो बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जिएगा, गलत सोच रहे हो तुम। खाली खाना रहना हो पाएगा तुम्हारा 40-50 हजार में जब बनोगे जेई तो तुमको और काम आना चाहिए जिससे तुम और काम सीख सको और उन काम से भी पैसा कमा सको। उसके लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। कोई भी तुमसे इंटरेक्ट करेगा तो ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, इसको कई लोग हो सकता है इससे नाखुश हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी जाके जो जेई है डिपार्टमेंट के अंदर उससे पूछना कि सर ये वीडियो में ऐसे बताया गया है, मैं ये पीडीएफ दे दूं, कमेंट करना कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, मैं ये पूरी पीडीएफ दे दूंगा। अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट करना, ये पीडीएफ में डलवा दूंगा, ठीक है? तो ठीक है सर, ये सब तो करेंगे हम लोग, लेकिन सर कंप्यूटर नॉलेज में क्या होना चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीख लें, क्या क्या कंप्यूटर में सीख लें, क्या कंप्यूटर को बनाना खोलना नहीं, हार्डवेयर की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन समथिंग यू नीड टू लर्न। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के अंदर, बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें से बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर जो तुमको आना ही चाहिए वो है एमएस ऑफिस। एस्टिमेट बनाना हुआ आपको, या कोई फाइल तैयार करनी हुई, डेटा एंट्री करना हुआ। जेई का मुख्य काम होता है जितना भी मेजरमेंट वगैरह लिया गया उसका डाटा कलेक्ट करना, उसका मुख्य काम होता है एक्सेल पर, उसका मुख्य काम होता है एक्सेल पर। तो एक बेसिक सॉफ्टवेयर तुम्हें एक्सेल तो आना ही चाहिए। अब कहोगे सर कई लोग सीखे होंगे भूल गए होंगे, तुम एक बार सीख लो, दोबारा फिर जब तुम्हारे सामने आएगा तुमको याद हो जाएगा। तो डिप्लोमा करते करते, ये निकलने के बाद नहीं सीखना है, ये सब तुम डिप्लोमा करते करते या एग्जाम फाइनल ईयर का एग्जाम देने के बाद। सबसे बेस्ट टाइम कब है? फाइनल ईयर का एग्जाम देने के बाद, जब रिजल्ट नहीं आया रहता है ना, 3 से 4 मंथ आपको मिल जाते हैं, या फिर किसी भी छुट्टी के समय में
आप इन सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर? सबसे जरूरी तो ये है, अगर तुमको बेसिक ही नहीं आता है तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर है। ये सिविल इंजीनियरिंग का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, जो तुमको बेसिकली आना चाहिए, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन तुमको इतना आना चाहिए कि तुम कुछ कहा जाए तो समझ जाओ, इतना आना चाहिए, बाकी जरूरत के अनुसार तुम सीख लोगे। लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल और कुछ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल होते हैं। आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर कौन कौन से? अगर तुम ध्यान दोगे तो पाओगे ऑटोकैड, रेविट, 3ds और गूगल स्केचअप। ये 4 आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर है जो कहीं ना कहीं बेसिक ड्राफ्टिंग के लिए, ये सारे सॉफ्टवेयर ये सबसे अच्छा होता है ड्राफ्टिंग के लिए। ऑटोकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो ड्राफ्टिंग मतलब लाइन वाइन खींच करके एक प्लान बनाने के, देखो इसमें सारा काम हो सकता है, लेकिन होता है ना कि सर पानी तो हम लोग सर चम्मच से भी पी सकते हैं, गिलास से क्यों पीते हैं? क्योंकि गिलास में आसान है यार। दवाई सर पीना हो तो चम्मच से क्यों पीते हैं, क्यों गिलास से दवाई नहीं? आसानी की बात है। ऑटोकैड सारा काम कर सकता है, बट इज इन मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राफ्टिंग, छोटे मोटे प्लान, एलिवेशन, वॉल वगैरह सब बनाना है। ऑटोकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली सारे काम कर सकता है, और ये अगर आता है तो बाकियों को सीखने में आसानी। बट रेविट जो 3D के लिए, जिसको कह सकते हैं ये 3D के लिए बहुत अच्छा है। ये सिविल इन ऑटोकैड सुटेबल फॉर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए रेविट सॉफ्टवेयर जो है अच्छा है, इसमें 3D आसानी से काम कर सकता है। 3D का मतलब इसमें वॉल वगैरह, बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफी टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं, तो रेविट है। 3ds क्या है? 3ds मैक्स। 3ds मैक्स किसी भी स्ट्रक्चर का 3D स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकता है, और इसमें रेंडरिंग बड़ी अच्छी मिलती है। रेंडरिंग का मतलब जब आप किसी चीज का वर्चुअल इमेजिनेशन, जैसे आपका घर बना, हाँ सर 3D में बन गया, लेकिन सर बना है, मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं कंप्यूटर में ही अपने घर में घुस के देखूं सब चीजें कैसी लग रही हैं, तो वो जो एक आउटपुट, एनिमेटेड आउटपुट निकल के आता है, वो सब आपको 3ds में मिलता है, 3ds मैक्स में। ऑटोकैड इज नॉट दैट मच ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे तरीके के कलर कंट्रास्ट, बहुत अच्छे तरीके की क्वालिटी, बल्ब, लाइट, ये सब, और ये बेसिक सॉफ्टवेयर है जो 4 GB के रैम में आप चला लेंगे। लेकिन ये सब सॉफ्टवेयर के लिए जो कंप्यूटर है वो बहुत हैवी लगता है, तो अपने कंप्यूटर में इसको, छोटे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो सही से चलेगा नहीं। गूगल स्केचअप गूगल के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, और ये सब सारे केवल नक्शा रूपरेखा बना के दे सकते हैं। जैसे वो खड़ा कर दिए, देखेंगे हाँ ये नक्शा ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन उसके अंदर सरिया कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर में कॉलम की साइज क्या रखेंगे, और ये आर्किटेक्चर का मतलब होता है यार किसी चीज का रूपरेखा बना देना, लेकिन वो स्टेबल खड़ा रहे, इसके लिए उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। और स्ट्रक्चर के लिए सबसे अच्छा स्टेट प्रो या ई टैब, 2 सॉफ्टवेयर है जो उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करके बता सकते हैं कि भाई इस सॉफ्टवेयर में जो तुम बिल्डिंग इससे बनाए हो उसको खड़े रखने के लिए किस जगह पे कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना शियर फोर्स आ रहा है, खाली तुम स्पैन वगैरह सब डालोगे, ये लोड वगैरह सब बता देता है। इसके अंदर बहुत चीजें स्ट्रक्चरली फीडेड होती हैं, टेम्पलेट भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ये सजेशन भी बहुत सारे देता है, उसके साथ ईटैब, ये दोनों स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर है। ये सब आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर है जो केवल आर्किटेक्ट लोग यूज करते हैं, लेकिन मतलब केवल नहीं, सिविल वाले भी करते हैं, बट ये केवल स्ट्रक्चर की रूपरेखा तैयार करेंगे, उनको स्टेबल खड़ा होगा कि नहीं होगा या कैसे होगा, उसके लिए स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर में स्टेट प्रो और ईटैब्स ये सॉफ्टवेयर है। तो क्या तुमको आज ये मजा आया जान करके कि हाँ सर सॉफ्टवेयर के बारे में बड़ी कंफ्यूजन थी, आपने बताया और हमें लगभग चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही। अब इतने सारे सॉफ्टवेयर आपके सामने मैंने खोल के रख दिए, लोग सर ऑटोकैड कर लें, सर ये कर लें, तुम्हारे क्वेश्चन जितने लोगों के ऑटोकैड के आए थे वो क्लियर हुए, तो एक बार लाइक का बटन दबा दो दोस्त, लाइक का बटन दबा दो। बहुत मेहनत से, तुमको तो एक आधे घंटे पौने घंटे की वीडियो देखती है, लेकिन मैं इस पर बहुत मेहनत करता हूं, मेरा यकीन करो, बहुत जगह से मैंने चीजों को इकट्ठा किया है, बहुत सारे जेई और एई लोगों से बात करी है कुछ ही दिनों में, कुछ जेई लोगों के इंटरव्यू में कराया हूं चैनल पे जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो मुझसे परे हैं मैं उनको भी आप तक लाऊंगा, इसलिए नहीं, देखो वो लोग से वो मेरे स्टूडेंट नहीं आएंगे, उनसे मेरा कोई फायदा नहीं है, बल्कि लगा के लाना पड़ेगा। लेकिन तुम देखो कि असल में जिंदगी में आगे क्या हो रहा है, इसके लिए मैं जल्दी में ही प्लान में हूं कि बड़े बड़े ऑफिसर से तुमको मिलवाऊंगा, और वो तुमको वो बातें बताएंगे जो शायद हम लोग या कोई भी कोचिंग वाला नहीं बता पाएगा।
मैं जनरली उस पर काम कर रहा हूं, मिलूंगा जल्दी आपसे। कितने लोग ऐसा चाहते हैं वो कमेंट जरूर करें। अब लास्ट बात, क्या कोचिंग क्लासेस की जरूरत है? किसके लिए? गवर्नमेंट जेई के लिए। गवर्नमेंट जेई बनने के लिए कोचिंग क्लासेस की जरूरत है? मैं कहूंगा ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। क्या आप ऑनलाइन स्टडी कहीं पर बैठ करके और मन लगा के कर सकते हैं बिना हिले डुले परेशानी के बिना? बिल्कुल। तब आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। नॉलेज आप बुक से, तो बुक वगैरह से जैसे ये होता है ना कि लंबा पड़ जाता है पढ़ने में, टाइम बहुत लगेगा। और कोचिंग कोचिंग क्लासेस में वो लोग सारी चीजों को निकाल के आपको दे देते हैं। जैसे होता है ना कि आप कुछ खरीदना हुआ तो आप लौंग लिए, इलायची लिए और काली मिर्च लिए, सबको मिला के भूने कूट रहे हैं, 5 रुपए का मसाला जाके खरीद के डाल दिए। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब ये है कि इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में आपका समय लग सकता है। कोचिंग क्लास वाले आपको इंग्रेडिएंट्स जल्दी देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिलेक्शन करवा देंगे। अब अगर आपको सब्जी बनानी ही नहीं आती है तो चाहे वो इंग्रेडिएंट्स बना बनाया आपको मसाला 5 रुपए का दिया जाए, चाहे खड़ा खड़ा मसाला दिया जाए, जिसको बनाना आता है वो दोनों से बना लेगा। यानी ये लोग कोचिंग संस्थाएं, चाहे मेरी कोचिंग हो, मैं भी तो यही कहा हूं, क्यों ऐसी बुरी बात कर रहा हूं? ये बुरी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं केवल आपको मटेरियल और लेक्चर दे सकता हूं। आपको अगर मैं 500 लोगों को सेम चीजें दूं खाना बनाने के लिए, कि एक सब्जी बनानी है, सब लोग बनाए, 500 लोगों को सब्जी दूंगा, 500 तरह के टेस्ट आएंगे मेरे पास, 500 अलग अलग टेस्ट आएंगे मेरे पास सेम ही सामान से। इसका मतलब मेरा योगदान नहीं है। मैंने तो आपको इंग्रेडिएंट दिया, आपने उसको कैसे प्रोसेस किया, कैसा अपनी खोपड़ी लगाई, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कोचिंग क्लासेस कई लोगों के लिए फायदेमंद है, कई लोगों को जरूरत नहीं है। नुकसान नहीं करती है, चिंता मत करिए, नुकसान नहीं करेगी, या तो फायदा करेगी या तो कुछ नहीं देगी। लेकिन एक बार चले जाना इसलिए अच्छा रहता है ना कि देख लें क्या चल रहा है, लेकिन अंतिम में पढ़ाई अपने आप सही होती है। ये सत्य है, इसको मान लीजिए। सर ऑनलाइन जाए कि ऑफलाइन? दैट इज ऑल्सो एज पर योर रिक्वायरमेंट। यदि आप ऑनलाइन नहीं बैठ सकते हैं, आपके तशरीफ में दर्द होने लगता है, ऑफलाइन जाकर के पढ़िए, टीचर मार मार के पढ़ा देगा। ऑनलाइन यदि कंफर्टेबल है कि नहीं सर मैं अकेले रहता हूं तो मैं ज्यादा बेटर पढ़ पाता हूं, तो ऑनलाइन करिए, ठीक है ना। इन दोनों ही चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। और जितने वीडियो आप देखे होंगे कोचिंग संस्थाएं बर्बाद ये वो, मैं एक बात बताऊं, कोचिंग केवल बिजनेस नहीं करती है, केवल पैसा नहीं कमाती है। मैं गारंटी देता हूं कि जो अच्छे टीचर हैं उनसे मिल करके, कोई बड़े बड़े अच्छे लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं बिना कोचिंग के मैं सेलेक्ट हुआ, अच्छी बात है, लेकिन कुछ कोचिंग से भी हुए हैं, उनको लाभ मिला है उससे। तो ये बिल्कुल भी ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कोई कैसे कंफर्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको एक सलाह दूं तो आपको शुरुआती दौर में एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए। 4-5 साल तक कोचिंग नहीं करनी चाहिए, 3-4 साल तक कोचिंग नहीं, एक बार कोचिंग करके ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि चीजें कैसी चल रही है, बस। उसके बाद कोचिंग पर कोई पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए, एक बार करना चाहिए। इसलिए एक बार, क्योंकि बात वही है कि समझ जाए कि कहीं हम कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स में पता चला हम इकट्ठा किए, कुछ छूट तो नहीं गया। और लास्ट चीज जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि वाई, मैं अगर आपको बताना चाहूंगा कि वाई, यहां पर मैं बोलूं सॉरी, मैं बोलूंगा कि क्यों 3 साल की स्टडी डिप्लोमा वाली आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मैं कोचिंग के फेवर में नहीं हूं, लेकिन डिप्लोमा के दौरान ये 3 साल जो आप पढ़ते हैं और उसको हल्के में लेके एग्जाम देते हैं, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं कि आप इसको हल्के में लें। ये जो 3 साल में धीरे धीरे हांडी मीट जब बनाएंगे, हांडी में पनीर बनाएंगे, हांडी में चावल पकाएंगे, दाल पकाएंगे, तो धीरे धीरे पकता है और उसका स्वाद कुछ अलग आता है। और एक होता है कि प्रेशर कुकर में जाके पका दिए, जो एग्जाम के बाद जो प्रेशर कुकर में जाके पकाते हो ना, 3 साल डिप्लोमा करने के बाद जाके जो तैयारी कर लेंगे सब, वो प्रेशर कुकर में पकता है, वो याद नहीं रहेगा ना स्वाद आएगा उसमें, ना लंबे समय तक तुम उस चीज को समझ पाओगे। बस जानने और समझने में अंतर है, जानते तो तुम मुझे हो ही, समझते कितना हो। जब तुम 3 साल तक चीजों को धीरे धीरे समय के साथ पढ़ते हो, समझ समझ के, तो वो चीज पक रही होती है और वो तुम्हारे जहन में लंबे समय तक बैठ जाएगी और निकलेगी नहीं। यही गलती तुमने 9th-10th में भी किया, इंटरमीडिएट में भी किया, कि तुमने इंग्लिश की कोचिंग का पैसा नहीं दिया। लगा कि सर 500 रुपया महीना इंग्लिश का देने जाएंगे, इंग्लिश कौन पढ़ता है कोचिंग जी। बेटा अगर दे दिए होते तो आज इंग्लिश को लेकर परेशान नहीं हो रहे होते। ये जान लो, तुम मेरा एक कड़वा सत्य सुनो, अगर दे, अच्छा जिसकी इंग्लिश उस टाइम ठीक थी उसकी अभी तक ठीक है, और तुम अब प्रयास भी कर रहे हो लेकिन नहीं आ रहा है। इसका जवाब खुद से ढूंढना कि क्या गलती हुई। जिस समय पर जिस चीज की जरूरत थी, जब मैंने उस समय उसको नहीं सीखा, तो बाद में वो हौच पौच में मिलेगा। आज
तुमको डिप्लोमा में भी इंग्लिश सिखाई जाती, कम्युनिकेशन स्किल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के नाम पर, इन चीजों पर तुम्हें पढ़ाया भी जाता है, लेकिन अब इंग्लिश नहीं समझ में आती है क्योंकि रज रज के नहीं सीखे थे। इसलिए डिप्लोमा करते समय उस 3 साल को बेहतर करो। तुमको जेई बनने को छोड़ो, तुमको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी देता हूं। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि मैं आपके सारे टॉपिक कवर करूं, फिर भी यदि आप कुछ, अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे वीडियो लगातार देता रहूं। यदि इस पर आप और वीडियो चाहते हैं तो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, आपका क्या कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ज्यादा कमेंट आएंगे जिस टॉपिक पर, हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर हम लोग आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। जेई के लिए कई लोगों के वीडियो आ रहे हैं कि सर जेई की तैयारी कैसे करें, क्या करें, डिप्लोमा के दौरान करें कि बात करें, इन पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, वो अलग का मुद्दा होगा। और मैं एक हल्की सी बात बोल दूं कि इन्हीं 3 सालों के अंदर ही जेई की भी प्रिपरेशन कर डालो। जब निकलो तो ऐसे हाथ खोल के निकलो कि सारी नॉलेज हो गई, अब काम बताओ, ऐसे करके निकलो। समझ में आ रही बात? ये हल्का हिंट था, बाकी उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, काइंडली थम्स अप, लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को शेयर करिए जहां तक आप कर सकते हैं। दीजिए इजाजत,